अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सुबह परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत नज़रबंदी मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म दिया। अब से कुछ ही देर पहले परवेज़ इलाही रिहाई के बाद अपने वकील की गाड़ी में निकले तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी डिवीजन के एहलकारों ने परवेज़ इलाही को थाना CTD मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। परवेज़ इलाही का शुमार ऐसे सियासतदानों में होता है जिन्हें हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट का ब्लू आई माना जाता रहा है। हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, किस्मत चौधरी बरादरान पर मेहरबान ही रही। जनरल मुशर्रफ के इब्तदाई दौर में जब नैब के डंडे के जोर पर सियासतदानों को मुस्लिम लीग काफ और बाद में पीपल्स पार्टी पैट्रियट की जानिब धकेला गया, उस वक्त भी चौधरी बरादरान करप्शन की रैपों के बावजूद नैब के इस डंडे से महफूज रहे। बल्कि 2002 से 2007 तक जनरल मुशर्रफ का सियासी इन्हिसार चौधरी बरादरान पर ही रहा। कातिल लीग के ताने के बावजूद परवेज़ इलाही ने PP दौर में नायब वजारत उज़्मा कबूल करने में देर नहीं की। ये चौधरी बरादरान का ही एतमाद था कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी से शिकवा किया कि PTI की खातिर काफ लीग को कमजोर ना किया जाए। ये परवेज़ इलाही की एस्टेब्लिशमेंट से वाबस्तगी का खुलम खुला सबूत ही था कि चेयरमैन PTI के बाजवा मुखालिफ बयानिए पर परवेज़ इलाही ने डट कर जनरल बाजवा की हिमायत की और उनके साहिबजादे मोनिस इलाही ने यह दावा किया कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर ही चेयरमैन PTI की सपोर्ट जारी रखी। ये परवेज़ इलाही थे कि जिनको वजीर आला पंजाब बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को आर्टिकल 63A की तारीफ ही बदलकर खुद कई जज साहिबान के मुताबिक आइन को ही रीराइट कर दिया था। अदलिया के बाद जजेस की जानिब से तो परवेज़ इलाही को अब तक रिलीफ देने की कोशिश जारी है, मगर क्या वजह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत गुज़िश्ता 3 माह में उनसे किए जाने वाला सुलूक है। आइए परवेज़ इलाही के साथ होने वाले सुलूक पर सरसरी नजर डाल लेते हैं। परवेज़ इलाही को पहली मरतबा 1 जून को एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने रिहाइशगाह के बाहर से रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। अगले ही रोज लाहौर की एक अदालत ने उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट यानी ACE ने उन्हें गुजरांवाला में दर्ज इसी तरह के एक और मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला की एक अदालत ने उन्हें 3 जून को फंड्स के गबन से मुतालिक बदउनवानी के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। मुकदमे से डिस्चार्ज होने के बावजूद एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने फिर परवेज़ इलाही को गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तरक्याती मंसूबों पर उनके खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू कर दी गई। 12 जून को सेशन अदालत ने गबन केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से परवेज़ इलाही की बर्रियत के फैसले को कलअदम करार दिया, जिसके अगले रोज लाहौर हाई कोर्ट ने मज़कूरा हुक्म को मुअत्तल कर दिया और उन्हें दोबारा जुडिशल लॉकअप भेज दिया गया। 20 जून को परवेज़ इलाही ने लाहौर की इंसदादे बदउनवानी अदालत से रिलीफ हासिल किया, लेकिन जेल से रिहा न हो सके क्योंकि उनकी रिहाई के अहकामात जेल इंतजामिया को पहुंचाए ही नहीं गए। उसी रोज FIA ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया, जिसके अगले रोज FIA ने उन्हें जेल से हिरासत में ले लिया। 24 जून को लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने साबिक वजीर आला के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर की। तहम 26 जून को लाहौर की एक जिला अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में उन्हें दोबारा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जिसके फौरन बाद FIA ने उन्हें कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। 15 जुलाई को बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज़ इलाही की कैंप जेल से रिहाई के अहकाम जारी किए, तहम उन्हें रिहा नहीं किया गया। 1 सितंबर को चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नैब की जानिब से रिहा किए जाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज रिहाई और फिर गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला है क्या, गुफ्तगू इसी पर रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हसन निसार, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रहे परवेज़ इलाही 3 माह से जेरे इताब। परवेज़ इलाही को टफ टाइम क्यों दिया जा रहा है? हसन निसार साहब, ये क्या हो रहा है आखिर परवेज़ इलाही के साथ? वो तो बहुत करीब रहे, कुर्बतें रही, 3 माह हो गए हैं, आते हैं बाहर और जाते हैं अंदर। पहली बात तो यह है कि नई बात नहीं है, लेकिन आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा मासूम है। एक बात ये, जो आँख का तारा, ये वो हमारे मुहावरे बड़े फ़नी हैं। उर्दू के मुहावरों का आप कभी तज्जिया करो तो बंदे का दिल करता है छितर उतार ले। आसमान की तरह याद रखें, इस्टेब्लिशमेंट में भी तारे तब्दील होते रहते हैं, और सिर्फ तब्दील ही नहीं होते, ये टूटते बनते और बिगड़ते भी रहते हैं। आसमान पे यही कुछ होता है।
तो तारा बेसिकली ये जो हम यानी ये अम्मा का लाडला तारा, अब्बू का फलाना, ये वो ये को होता होगा। बाद में जो बहुत तारे तूरे होते हैं उनमें तलाक़ें भी हो जाती हैं, छोड़ें। अच्छा, कभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी तारे थे। दमदार सितारे, दमदार सितारे। अच्छा, और तो और नून लीग का दूसरी बार मफरूर और भागा हुआ तारा तो कभी पूरी कहकशां था। उसको ब्लैंक चेक था इस मुल्क की तारीख में पहली और आखिरी बार। वो एक ऐसा आदमी था जो बेनज़ीर भुट्टो जैसी जेन्युइनली पॉपुलर लीडर को रिसीव करने भी नहीं जाता था बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब। फिर क्या हुआ? अच्छा, ये जो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो याद रखें, परवेज़ इलाही ने पॉलिटिक्स शुरू ही अब की है। ओहो। परवेज़ इलाही, देखें बात सुने, जिंदगी मौत कोई शय नहीं है। इंसान मरते ही पैदा होते ही पहला काम जो करता है वो मरना शुरू करता है। पहली बार परवेज़ इलाही के लिए लोगों के दिलों में एक मोहब्बत और रिस्पेक्ट, ये ज़हन में रखना। सो दैट इज द प्राइस। अच्छा, आखिरी बात, एस्टैब्लिशमेंट एक मशीन की मानंद होती है। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, अपनी अपनी डेफिनेशन है, मेरी यही है। एक मशीन की मानंद है जिसमें आंख और दिमाग के अलावा, अब आंख कितनी रोशन है मैं नहीं जानता, दिमाग कितना काम करता है मैं नहीं जानता, लेकिन सवाए आंख और दिमाग के कुछ नहीं होता। इसका कोई रिश्तेदार, इसका कोई चांद तारा नहीं होता, ये ज़हन में रखना। थैंक यू। सर, परवेज़ इलाही ने के साथ जो हो रहा है नया ही है। आपकी गुफ्तगू से ये नतीजा निकला कि ये बार बार गिरफ्तारी जो हो रही है सदर पीटीआई की, इसका फायदा परवेज़ इलाही को ही होगा। डेफिनेटली होगा, नहीं हो चुका है, हो चुका है, ठीक हो गया। अगर वो साबित कदम रहता है वो आदमी, तो याद रखना मकबूल तरीन लोगों की सफ में वो बंदा शामिल हो रहा है। मैं लोग हैरत का इजहार कर रहे हैं। पहली बात, ये ब्लेंड है बड़ा अजीबो गरीब, इख्तराम का और हैरत का। सही। वो यार ये किस तरह, ये किस तरह हो गया, ये किस तरह हो गया। और 3-4 और लोग भी हैं, मैं उनको पसंद करता था नहीं करता था, दैट इज एब्सोल्युटली सेकेंडरी। और वो है भी आपकी बरादरी के, इत्तफाक है। आयशा, उनकी साबित कदमी, मैं तो उनमें से कभी किसी का कोई लंबा चौड़ा एडमायर नहीं रहा, और आप लोग नाम जानते होंगे, नाम क्या लेने मैंने। जितनी साबित कदमी उन्होंने दिखाई है वो तो हैरान कौन है, इससे ज्यादा दुनिया हैरान है। परवेज़ इलाही एक बिल्कुल स्टेपनी से अफसार साहब नाम जानना चाहते हैं। नहीं वो यार, वो क्या, वो अपने खूबसूरत से वो यंग से बड़े वो चीफ मिनिस्ट्री के भी उम्मीदवार रहे हैं। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो भी राई बरादरी के हैं। फिर ये अपने ये जो और थे यार, ये हल्की सी दाढ़ी उनकी, मेरी याददाश्त ना सार साहब कमज़ोर हो गई, और कोई नहीं बात, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो 3-4 की एक कतार है पूरी की पूरी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और दुनिया कह रही है कि यार कमाल, हम बरादरी तो आपकी, यहाँ मैं अपनी नहीं कह रहा, आपकी चूँकि है हमें टिल्ली टाली जी, उन्होंने कहा यार ये तो राजपूतों के भी बाप साबित हुए हैं। अच्छा, इसी तरह परवेज़ इलाही साहब के बारे में मैं जिससे सुना, हैरत और रिस्पेक्ट, ठीक है, खत्म। हम लोग जज्बाती हैं, हम लॉयल्टी और ये वो, खुद लॉयल हो ना हो, लॉयल्टी की इज्जत जरूर करते हैं। ठीक हो गया। बस इफ्तिखार साहब वाकई मकबूल तरीन हो गए, क्योंकि एक माजी है, जैसे मैंने जिक्र भी किया, इख्तदार की खातिर कोई नजरिया नहीं रहा, पूरा चौधरी बिरादरान का एक मामला रहा है। परवेज़ इलाही वाकई अब सियासत शुरू कर रहे हैं और उनको इसका फ़ायदा होगा। कोई पैगाम है जो उनको टफ टाइम मिल रहा है इसमें? पैगाम क्या है, उनमें मुकदमात हैं, वो मुकदमात को फेस कर रहे हैं। और हसन निसार का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि बाज़ का ऐसा होता है कि जिन लोगों से ये तवक्को ना हो कि वो इतनी मार खाने की सलाहियत रखते हैं, अगर वो मार खाने को तैयार हो जाएं तो उनको एक ख़ास जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो हैरत की निगाह से देखता है कि यार ये तो वाकई कमाल की बात है, क्या इस आदमी का इतना ताकतवर होना इस बात का सबूत है कि वो अपने कदमों पे खड़ा है। ये बात तो ज़ेर बहस आती है मार्केट के अंदर। अब ये है कि आपको सवाल है कि क्यों टफ टाइम दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है शायद इसलिए कि वो समझते हैं कि ही कैन बी अनदर चीफ मिनिस्टर अगेन,
तो दैट इज़ द ओनली थिंग। और तो कोई मुझे ऐसी चीज़ परवेज़ पीटीआई से चीफ मिनिस्टर, ओ यस, व्हाई नॉट। मतलब अगर पंजाब में इलेक्शन होता है, जिसका तवक्को है फरवरी में हो जाएगा, और इस बात की भी तवक्को है कि पीटीआई का निशान होगा बैलेट पेपर पे, तो इस बात का इम्कान तो हो सकता है ना कि कुछ पीटीआई का निशान होगा बैलेट पे। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ होगा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं होगा तो पीटीआई की लीडरशिप को गाली पड़ेगी। मामला यहाँ तक पहुँच गया, ये भी ध्यान में रखें। मैं ऐड कर रहा हूँ इफ्तिखार की बात को। ठीक, देखें बात ये, हम नहीं होगा, पीटीआई जलील होगी। हम डेमोक्रेसी में, ये लोग किसी के नहीं हैं। ठीक है, हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि उसके लीडर को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, पार्टी को बैन नहीं करना चाहिए, और पार्टी का निशान जो है वो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है, मेरा ख्याल ऐसे ही होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद अगर उस दौर में पीटीआई को ज़्यादा नशिस्तें मिल गई, या उनका कोई ऐसा निज़ाम इवॉल्व हो गया कि किसी के साथ मिल के वो पंजाब में अपनी अक्सियत बनाने में कामयाब हो गए, तो चीफ मिनिस्टर यही होंगे जनाब परवेज़ इलाही साहब। दैट इज़ द थिंग, एंड ही इज़ पेइंग फॉर इट। ठीक है जी, परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल बहुत रोशन नज़र आ रहा है, और इफ्तिखार साहब तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात कर रहे हैं। शहजाद साहब, 9 मई का मामला, या भी जो FIR भी दर्ज हुई है, वो तो जुडिशल कम्प्लेक्स हमले का हवाला भी जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के अंदर, मगर बहुत से और लोग जो बहुत सी जगह मुलव्विस रहे वो तो इस वक्त बाहर बैठे हैं। परवेज़ इलाही साहब के मामला सबसे ज़्यादा नज़र में, आपके ख्याल में असल कसूर क्या है उनका? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कल हम उसूल की बात कर रहे थे ना, तो जब आप वो पूरा का पूरा परवेज़ इलाही का वो पढ़ रही थी कि जो पिछले 6-7 माह में जो हुआ उनके साथ, तो मुझे वो उसूल याद आ रहा था कि जिस उसूल की बुनियाद पे हम यहाँ पर इस मुल्क में काम करते हैं। बहरहाल उसको छोड़ते हैं। आपका सवाल है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा थे, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार के खिलाड़ी हैं, और इक़्तिदार चौधरी बरादरान की आंख का तारा है। और गांव के अंदर जब छत पे चढ़ना मकसूद हो, तो ये नहीं देखते कि किस घर से सीढ़ी ऊपर जा रही है, तो वो सिर्फ ये करते हैं चाची, खाला, मासी का, और उसकी सीढ़ी में से ऊपर चढ़ के छत के ऊपर। तो ये नहीं देखा जाता आपका मकसद छत पे चढ़ना है, रास्ता कौन सा जाता है, सीढ़ी कौन सी जाती है, बस ये, इससे कोई तल्लुक नहीं। सीढ़ी मिले, सीढ़ी के थ्रू ऊपर चढ़ जाना, ये हमारे पंजाब की रिवायत है, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज़ आपको बता दें। देखिए, गुजरात की जो सियासत है ना, बड़ी एक अजीब किस्म की सियासत है, इलेक्टेबल्स की सियासत, पूरे पंजाब की है, लेकिन गुजरात खास तौर पर। गुजरात शहर कश्मीरी बरादरी का गढ़, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि चौधरी बरादरान वहाँ बैठे हुए कश्मीरी बरादरी को ऊपर नहीं आने देते। चौधरी बरादरान खुद जाट हैं, आपने जिक्र किया, बाजवा साहब के साथ उन्होंने जिक्र किया कि सान्ना कमज़ोर कर देना, ये वो वगैरह। उसकी वजह यह है कि जाट आपस में मिलते हैं, और बाजवा साहब बड़े पक्के जाट थे और अल्लाह जाट थे, ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए वो जहां पे जाट मिलता था उसके साथ उनका तल्लक एक फितरी तल्लक बन जाता था। तो चौधरी बरादरान वहां बैठे हुए, वहां पे वो कश्मीरियों को ऊपर नहीं आने देते, वरना कश्मीरी एक आध दफा ऊपर आए हैं, और वो फिर वहां पर नवाज शरीफ का नाम और शरीफों का नाम जरूर चढ़ के आया PMLN का। तो अब वो तरीका, 3 चीजें हैं जिसके अंदर। पहली बात ये कि क्या चौधरी बरादरान की जो तकसीम है, खानदानी तकसीम, वो चौधरी बरादरान को कमजोर करती है। आप परवेज इलाही के पीछे पड़े रहें, अब तो वो पक्का एक तरफ हो गया, अब उसके पीछे पड़े रहो, ताकि ये फैमिली फिर इकट्ठी ना हो पाए, और जब इकट्ठी नहीं हो पाएगी तो उसका सरसूख गुजरात के अंदर कम से कम तर होता जाएगा। इससे दूसरों को मौका मिलेगा ऊपर आने का। इंसिडेंटली PMLN का ऑलरेडी 1-2 सीटें बड़ी मजबूत वहां पे मौजूद हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे सियासतदानों के अंदर जब भी आप थोड़ी सी छानबीन करते हैं ना, किसी भी सियासतदान, चौधरी बरादरान की बात नहीं कर रहा, कोई ना कोई आपको चीज निकल आएगी उसके अंदर से। एंटी करप्शन इंटरेस्टेड हो जाएगा, FIA इंटरेस्टेड हो जाएगा, ये पैसे किधर से आए, ये कहाँ गए, ये किसने पकड़ा, किसने। वो कहते ना कि जेड़ा पन्नो वही लाल, यहाँ पे वही हिसाब है, जेड़ा पन्नो वही लाल। तो बड़ा आसान तरीका है, वो मुनस को ढूंढ रहे हैं, मुनस मिल नहीं रहा, बेशुमार चीजें हैं, अकाउंटों की तफसील आ रही हैं आपके पास, और उसके लिए ये FIA और एंटी करप्शन दोनों एक्टिव हुई हैं उनके पीछे। ये भी एक एलिबाई बड़ा जबरदस्त बन जाता है। उसके बाद और उधर से सियासी तौर पर कमजोर हो रहे हैं। अगर एक को दबा के रखा हुआ है तो वापस मिलने का भी तो मौका में नहीं है ना, कि चौधरी बड़े भाई के पास, चौधरी शुजात साहब के पास जाके बोलो चौधरी साहब चलो फिर इकट्ठे हो जाइए, वो भी मौका नहीं मिल रहा ना कहने के लिए। तो ये सारे का सारा एक निज़ाम है आने वाले इलेक्शन की सियासत के लिए। और फाइनली 9 मई का जिक्र किया, 9 मई वालों को एक चीज अपना पैगाम शायद पूरा मुकम्मल पहुंचाना है, जिसके अंदर ये भी शामिल है कि भाई जो कनेक्टेड था 9 मई के साथ, ये बेचारे अब ये तो ऐसे नहीं थे कि ये इस तरह की कोई चीज करते ना, इनका PTI में वो मर्तबा है
कि ये उस केडर्स को और उस वोटर बेस को हिला के रख सकते हैं अगर इमरान खान अंदर है, वो ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ये अलबत्ता जरूर है कि पैगाम जाना जरूरी है, पैगाम जा रहा है, मुकम्मल एंड तक जाएगा, गालिबन जाना पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाँ, इससे और बहुत सारी चीजें जो फायदा मंद हो सकती हैं वो हो रही हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इनको पीटीआई से भी ऐसा ऐसा अलहदा किया जा रहा है कि अगर कोई कहीं ना भी रमक रह भी गई है तो वो भी ना रहे। तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पर इसके मकासद हैं और शायद ये इसीलिए खेल खेला जा रहा है। परवेज इलाही जिस स्पेन में है, क्या वजह साहिबजादे हैं जो स्पेन में है, या दो तरह की आरा आ गई, एक तो सियासी मुस्तकबिल रोशन है, दूसरा सियासी असर रसूख कम हो रहा है। अब सार साहब, एक बात ये भी हुई कि मुस्तकबिल के पीटीआई के वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल सामने रखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की एक मुस्तरद शुदा जमात नज़र आ रही है, समझ में आ रहा है राइट नाउ। आज के फैक्ट्स ये हैं, शाह महमूद कुरैशी के पास ऑप्शन नहीं, परवेज़ इलाही के पास कोई सियासी ऑप्शन है? उनका सियासी मुस्तकबिल रोशन है या उनका भी सियासी मुस्तकबिल और ऑप्शन दोनों ही रोशन नहीं है? खुदा का खौफ करें आयशा, हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन देते हैं कि जी बुज़ुर्ग हैं, 76-77 साल उम्र है, और जब आप सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे की हुकूमत की बात करते हैं 21वीं सदी में, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रॉकेट साइंस पे काम होना चाहिए, वहाँ आप कहते हैं अभी भी मुस्तकबिल है परवेज़ इलाही साहब का। इफ्तिखार साहब ने सीएम लगाया है उनको पंजाब का। सर मैंने तो कहा है कि मुमकिन है वोट मिले वो जमात। इफ्तिखार साहब ने, मैंने ये कहा है कि भाई अगर इफ्तिखार साहब के बनाने से अगर बनते हैं तो बन जाए, लेकिन मैं नहीं राय है ना, एक राय है कि पॉलिटिकल फ्यूचर है। बात ये है, ठीक है, चलो ठीक है, नहीं ठहरो, अवाम अगर उनको बनाना चाहते हैं, अवाम नहीं बनाएगी, तब्दीली वाले और नई जनरेशन के नुमाइंदे तो बना लें, लेकिन बात ये है कि मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है बार बार, इसमें कोई प्रॉब्लम है? चेक कर लीजिएगा पैनल से इसको जरा। अच्छा, उसमें आंख का तारा जो आप कह रही हैं ना, मैं समझता हूँ कि अब तो वो आंख की चुभन बन गए आंख के तारे से, और उसकी वजह है, वजह वो है जो मेरे ख्याल में मुनीफ फारूक साहब ने अपने किसी व्लॉग में या किसी प्रोग्राम में उन्होंने बात की, मैं सुन रहा था, तो इसीलिए उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट भी मुनीफ फारूक साहब को जाएगा। उनका ये कहना है कि परवेज़ इलाही साहब ने वादा किया था कि वो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे। वो इस्लामाबाद आए थे, पंजाब हुकूमत के तैयारे में वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, और यहाँ पे कहीं पे उन्होंने मीटिंग की थी और वादा किया था कि मैं पंजाब असम्बली डिज़ोल्व नहीं करूँगा, लेकिन फिर जाके उन्हें मुरव्वतन या दबाव की वजह से वो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करनी पड़ी, और वो जो वादा खिलाफ़ी उन्होंने की है और उस वादा खिलाफ़ी की माफ़ी नहीं मिली उन्हें, और उनका एतबार जो था वो ख़त्म हो गया। और ये बात मुझे लॉजिकली, मुझे नहीं पता ये दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन लॉजिकली इसलिए लगती है कि मेरा जो नाकुस तजर्बा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको भी बनाती है, चाहे वो मीडिया में हो, सियासत में हो, वो जुडिशरी में हो, वो फिर उसको हिलने नहीं देते। अगर वो बहुत आज़ाद नुमाइंदा बनने की कोशिश करेगा ना, चाहे वो जज हो या मीडिया से हो या सियासत में हो, तो फिर उसके खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट मूव ज़रूर करती है। इसीलिए सियानों ने कहा था कि आप अपना शिकार मार के खुद खाएं, अपनी टांगों में जितनी जान है ना, इंसान को उतना काम करना चाहिए। जब आप हमसाये की सीढ़ी के ज़रिए छत पे जाएंगे तो फिर हमसाया भी आपसे इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो मांगेगा ना, और ये हमारा प्रॉब्लम है। मुझे शहजाद चौधरी साहब ने ये बात की है और पंजाब के हवाले से की है, तो अफसोस हुआ इस बात पे कि हम पंजाबियों के बारे में ये बात हमेशा होती है कि हम सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता ढूंढते हैं और उसके लिए हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कह देते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन्स एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन। इसमें सबक है नई जनरेशन के लिए, उन खूबसूरत और जवान पंजाबी नौजवानों के लिए, अराई हों या गैर अराई हों, जिनका जिक्र हसन निसार साहब कर रहे थे कि आप अपने रास्ते पे चलें, अपना रास्ता बनाएं, अपने पहलियों में आप वो गोडी करें, तभी आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आपको, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी लगामें वो जिस तरफ खींचे उस तरफ नहीं चलेंगे, तो आपको उठा के नीचे फेंकेंगे और फिर उसको आपको सबक भी एक सिखाएंगे। तो ये हो रहा है, ये मुझे तो ये लग रहा है ये हो रहा है। इसमें अब अगर उनके मामला बहुत अच्छे हो जाएं और पंजाब के दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएं तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। चलें जी, ये वक्त तय करेगा। इफ्तिखार साहब कुछ कहना है आपको? मुझे कुछ नहीं, ठीक है जी, उसने कह दिया कि वक्त बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, मतलब ये भी रियलाइजेशन है, ये भी हकीकत है।
यहाँ पर दोनों तरह की आराई। परवेज इलाही यकीनी तौर पर इस वक्त एक मुश्किल वक्त से तो गुजर रहे हैं। खिलाफी का जिक्र अब्सार साहब ने किया और एक वादा खिलाफी इससे पहले भी वो कर चुके अपने साथ साथ पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। देखना यह है कि परवेज इलाही का ये मुश्किल वक्त आया उनके लिए सियासी सहूलत लाता है या सियासत से दूरी। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे चीनी बहरान पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। लेकिन मौजूदा हालात में हम इस शेर को यूं कह सकते हैं कि फिर उसी माफिया का सामना था मुनीर मुझको, एक माफिया से बचकर निकला तो मैंने देखा। मुमलिकत खुदादाद में बहरान और माफियाज की कोई कमी नहीं, कभी आटा माफिया तो कभी पेट्रोल और चीनी माफिया। 2020 के बाद से अब एक बार फिर बड़े पैमाने पर चीनी बहरान का सामना है। रवां साल जनवरी में 85 रुपए किलो मिलने वाली चीनी आज 200 रुपए या उससे ऊपर में मिल रही है। गुज़िश्ता 8 माह में चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। साबका इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा चीनी के इस बहरान का इल्ज़ाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक चीनी बरामद करने का फैसला वजीर तजारत नवीद कमर का था। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती, जबकि नवीद कमर कहते हैं कि चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी किसी एक वजारत पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि ये फैसला इक्तिसादी राबता कमेटी ने किया और काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी। काश्तकारों के मुताबिक गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान करीबन 10 लाख मैट्रिक टन चीनी सरहद पार भेजी गई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने तो ये दावा किया है कि राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी, जिससे स्मगलर्स ने बड़ी तादाद में डॉलर कमाए। उधर सेक्रेटरी फूड पंजाब मोहम्मद जमान बट्टू के मुताबिक चीनी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह स्मगलिंग है। 7 लाख टन से ज़ायद चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। शुगर मिल्स और माफिया ने अवाम की जेबों से 50 अरब रुपए लूट लिए। सितंबर 2022 में उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में ये कहा था कि मुझ पर चीनी बरामद करने का बहुत ज़्यादा दबाव है, मगर मैंने इजाज़त नहीं दी। मगर फिर दिसंबर 22 में उनके ही वजीर खजाना इसहाक डार ने 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। फिर जनवरी 2023 में मजीद 1.5 लाख टन चीनी बरामद कर दी गई, मगर आज कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। निगरान हुकूमत कहती है कि मुल्क में इतनी चीनी मुयस्सर ही नहीं है कि आइंदा पैदावार आने तक मुल्क की ज़रूरत पूरी की जा सके। हुकूमत चीनी दरामद करने पर गौर कर रही है। तो सबसे अहम और बुनियादी सवाल यह है कि अगर चीनी वाफर मिकदार में नहीं थी तो इसको बरामद ही क्यों किया गया है? आखिर क्यों हम अपनी ही पैदावार को पहले बरामद करते हैं, उसके बाद शुगर मिल्स मालिकान को सब्सिडी देते हैं, फिर महंगे दामों उसी चीनी को दरामद करते हैं। माफियाज का पेट तो भरता रहता है, मगर खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। कब तक और क्यों ऐसा चलता रहेगा? पैनल के लिए सवाल। चीनी बहरान, चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, साबका इत्तेहादियों के एक दूसरे पर इल्जामात, असल जिम्मेदार कौन? हसन निसार साहब, कहाँ जिम्मेदारी डालें? क्योंकि ये बार बार ऐसा होता है, बार बार हम चीनी बाहर भेजते हैं, मिल्स मालिकान को सब्सिडी देते हैं, फिर हम उसी चीनी को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हम अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते। कहाँ फिक्स करेंगे इसे? जहाँ चाहे दिल करो फिक्स कर लो, बिकॉज ये हर जगह होता है। सिर्फ चीनी नहीं, अभी चीनी को बदनाम कर रहे हो। देखो बिच्छुओं की कतार, ये बिच्छू हैं सारे बिच्छू, ये बिच्छुओं की कतार बड़ी घिसी पिटी बात है। पूछा किसी ने तुम्हें सरदार का होना है, उन्होंने कहा जिदी दुम पे पैर रखेगा वही सरदार है। मतलब वो बिच्छू है, डंग मारना है उन्हें। जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है, बात सुनो। मेरे अंदर एक कैलस आदमी ना बड़ा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अवाम जिम्मेदार हैं जो मुसलमान कहलाने के बावजूद एक सुराख से बार बार डसे जाते रहे। इनके साथ जो भी हो कम है। चीनी कौन सा को खुराक का को बुनियादी जोश है लानत। अच्छा, वरना कौन लोग इस मुल्क पे हुक्मरान है यार? कभी ठंडे दिल से सोचो को जमहूरियत शमूरियत अलहदा रख के, तो जनरली बंदा वैसे देखता है कि यार ये क्या है। पाकिस्तान की टॉप की लीडरशिप में एक आदमी ऐसा नहीं है जो पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ये वो लोग हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूएस को अस पढ़ने वाले, ये डंगरों का टोला है, ये अनपढ़ है। अच्छा, और इस मुल्क का देखो, ये बांझ बंजर खुद गर्ज और घटिया लोग वही आते हैं मोस्टली, एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो गंद का ढेर है ना, ज्यादा एम्बिशियस और गंदा, एम्बिशियस और नालायक, वो या सियासत में जाता है। एक और शुबा है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो आप खुद ढूंढ लो।
मुझे पता है आप सबको पता लग गया होगा। आखिरी बात, दोनों साबका इत्तेहादी पूरे पूरे बराबर के जिम्मेदार हैं, और ये सिर्फ चीनी बहरान के नहीं। आयशा, कंफ्यूज मत करो लोगों को। पाकिस्तान के हर बहरान की जड़ों में ये है। बाकी पीडीएमई है, वो जूनियर पार्टनर्स हैं। ये ईरान की बोटियां और पुट्ठे शुट्ठे खाते हैं, वो छिछड़े पिछड़े खाने वाले लोग हैं। तोंदें निकली हुई हैं, बाकी सारा कुछ खुला छोड़ा हुआ, बट ठीक है, वो जूनियर पार्टनर्स हैं। बेसिकली इस मुल्क पे हुक्मरानी इन लोगों की रही, और अगर बैरूनी मुदाखलत हुई, बाहर की मुदाखलत हुई, वो भी इनकी करप्शन की वजह से। वरना देखो, बात सुनो, हम वो लोग हैं, खुद बदयानत भी हों तो दयानतदार की अंदर से इज्जत करते हैं। सही है, आई नो इट। लोग कहते हैं यार ये बंदा यूं 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 है, लेकिन यार कम से कम अपराइट है, इसकी जिंदगी में, इसके कैरियर पे कोई धब्बा नहीं है। ये वो लोग, पीपल हु हेट यू, वो भी आपस में बैठ के ये बात करते हैं। ये हमारा मिजाज है। ठीक, ये गंदगी का ढेर है, इनके होते हुए खैर की कोई उम्मीद ना रखना। चले, सही हो गया। ये अवाम की नहीं, अवाम का की बोई हुई जहरीले कांटों की फसल है, इनको काटनी चाहिए। ये वाकई क्या अवाम की बोई फसल है? या अबसार साहब, अवाम तो फैसला साजों के ऊपर एतमाद करती है कि हमारे हक में सब कुछ होगा। गुज़िश्ता साल का नंबर कहता है 80 लाख मेट्रिक टन चीनी थी, 60 लाख इस्तेमाल हुई, 20 लाख मेट्रिक टन सरप्लस थी, मगर आज मुयस्सर नहीं है, नायाब है, महंगी है। ज़ाहिर है अवाम का कसूर है और सियासी जमातों का भी कसूर है। वर्डिक्ट तो आ गया। मुझे तो दिल करता है हसन निसार साहब की बातें सुन सुन कर कभी कभी दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में निकल जाऊं। ये मुल्क तो बचेगा नहीं, ना ही बचना है, और बचना चाहिए भी नहीं जो हालात है। ये जंगल ही है। सोचता हूँ क्या करूँ, जंगल जाने की क्या जरूरत है, इतना घना जंगल छोड़ के। अब आप साहब जाने दे, मुझे उदास ना करें आप। रहेगा ना, मर्जी से रहेगा बंदा, पत्ते चश्मे का पानी पिएगा, दरख्तों से फल उतार के खाएगा, अल्लाह खैर से लग। यहाँ तो कुछ देखे ना, माफिया ही है हर तरफ। तो लेकिन सही है, लेकिन ज़ाहिर मजबूरी रहना है, तो इसलिए मैं भी आसान रास्ता इख्तियार करना चाहता हूँ। दिल यही करता है, दिमाग यही कहता है, दिल नहीं मानता। और आसान रास्ता यही है, ख़ास तौर पे जब से ज़ुबैर मोतीवाला के मुंह से मैंने मोती झड़ते सुने हैं ना, कि आर्मी चीफ ने कहा है इस मुल्क की कोई सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं है, तो यही करना, यही चाहिए कि हमें ये भी बहरान चीनी का जो है ना, वो सियासी जमातों के ही खाते में डालना चाहिए और अवाम के खाते में भी डालना चाहिए जिनकी नुमाइंदगी करती हैं सियासी जमातें। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बिज़नेस कम्युनिटी है जो हर चीफ को शीशे में उतारती है और उन्हें बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाती है। अभी भी मिनिस्टर उन्हीं का है कॉमर्स का, और वो इसी मफलूज और करप्ट निज़ाम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। इससे पहले जो वज़ीर तजारत थे खान साहब के दौर में, रज़ाक दाऊद साहब, वो भी इसी करप्ट और घटिया सिस्टम में से सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। लेकिन जो चीनी है उसका कसूर अवाम है और सियासी जमातें हैं। अयूब खान के दौर से, मेरी पैदाइश से भी पहले चीनी इशू था इस मुल्क में, और आज भी जब आखिरी जिंदगी के स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, आज भी इस मुल्क में इशू चीनी है। इशू चीनी नहीं है, इशू हमारी नीयतें हैं। इशू हमारी नीयतें उस क्लास की नीयतें हैं जिनके पेट भरे हुए हैं लेकिन उनके अंदर की भूख नहीं मरती, और वो रिच कम्युनिटी है, वो एलीट कम्युनिटी है जो इस मुल्क को लूट के खाती है और हर आर्मी चीफ के जाके बूट पॉलिश करती है और उसको गलत रास्ते पे लगाती है और फिर इसको बीच महीदार में छोड़ के ये लोग सबसे पहले दूसरी पार्टी पे पैसा लगाना शुरू करते हैं। परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ था? क्या परवेज इलाही को तो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ दिया, परवेज मुशर्रफ को इसी बिजनेस कम्युनिटी ने दरख्त पे चढ़ा दिया और फिर जाके एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए और एस्टेब्लिशमेंट ने परवेज मुशर्रफ के साथ काम के खिलाफ काम के ठहरे। कमर बाजवा को नहीं इसी बिजनेस कम्युनिटी ने चढ़ाया, फिर किधर गए बाजवा साहब? तो ये इनकी बातों में ना आए। ये इस मुल्क को ना ये टैक्स देते हैं और ना ही ये इस मुल्क को आगे जाने देते हैं, ना किसी और इंडस्ट्री को। आपने शायद बिजनेसमैनों पर फिक्स किया इसको। आखिरी पॉइंट आयशा, एक मिनट, आपने सारी चीजों का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पंजाब हुकूमत की उस रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया जो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो चीनी की शॉर्टेज है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह
उस जज का स्टे ऑर्डर है जिसके पास चीनी के सारे केसेस उस जज के पास जाते हैं और इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के हक में फैसला आता है उस जज के उस जज की तरफ से, उस अदलिया की तरफ से। ये रिपोर्ट में लिखा है। उन जजेस से भी पूछे, उस अदलिया से भी पूछे कि हलाल खा लें। दुरुस्त आपका पॉइंट आ गया है। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट आई है और साथ ही फूड पंजाब की तरफ से भी आया है, क्योंकि सेक्रेटरी फूड पंजाब ये कह रहे हैं कि स्मगलिंग भी रीजन है। तो जाहिर बात है गवर्नेंस पे ही मामला आता है और गवर्नेंस गवर्नमेंट ही चलाती है, हम तो चलाते नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब का पॉइंट आपके सामने रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदी। शहजाद साहब, आपकी राय में ये चीनी बहरान जो मौजूद है किस वजह से है या कहाँ इसको फिक्स किया जाए? स्मगलिंग है, एक्सपोर्ट है, फिर इंपोर्ट है, प्रॉब्लम किस जगह पर है? देखिए, इस मुल्क में 90 के करीब शुगर मिले हैं और कहते हैं कि तकरीबन सब ही पॉलिटिशियंस की वो उनकी मलकियत है, या उनकी अपनी डायरेक्ट मलकियत है या इनडायरेक्टली उनकी मलकियत है, कोई फ्रंटमैन उनको चलाता है। सिंध के अंदर तकरीबन आधी पंजाब में, शायद पंजाब में थोड़ी सी ज्यादा होंगी। लेकिन अगर आप दो बड़े नामों को, दो बड़ी फैमिलीज को जो सबके सब सियासत में है, उसको देखें तो शरीफ बरादरान पंजाब में और जरदारी साहब और उनके दोस्त अहबाब जो है, ओमनी ग्रुप का नाम बड़ा आता है, वो सिंध में। तो ये 90 आपकी है। कहते हैं जो शुगर मार्केट है पाकिस्तान की, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो अजारादारी है, जो कंट्रोल है, वो हमारे सियासतदान लोगों का, सियासी लोगों का। अच्छा, तो अब ये कहा जाता है कि जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैंने 6 महीने पहले कहा था कि एक्सपोर्ट की इजाजत दे दो। अब ये कहा जा रहा है कि असल में हमें जो फिगर्स मिले थे, जो कि शुगर ग्रोवर्स ने दिए थे, वो गलत थे, और शुगर मिलों ने जो दिए थे, असल में इतनी चीनी थी नहीं। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो फिगर्स है उसके हिसाब से जरदारी साहब ने कहा था 6 महीने पहले कि एक्सपोर्ट की इजाजत दे दो। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेले हुए, उन्होंने इंतजार किया उस वक्त का जब कि शुगर की शॉर्टेज यहां पर होगी, जो कि अब ऑफ सीजन है, अगले 2 महीने शुगर नहीं है। ऐसे वक्त में एक्सपोर्ट की जाए ना, जबकि आपको असल में कोई उसकी फिर कीमत 90 से 220 तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख मीट्रिक टन जब हमने एक्सपोर्ट कर ली, तो अब अल्लाह की मेहरबानी के साथ हम 10 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट कर रहे हैं और 220 रुपए पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कमालात हैं हमारे इस निज़ाम के, जिसको आप अशराफिया का निज़ाम कह लें, जिसको आप माफिया का निज़ाम कह लें, इसको आप असराफिया का निज़ाम कह लें, इसको आप सियासतदानों का निज़ाम कह लें। बदकिस्मती है। मेरे ख्याल में अब्सार साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने इस शोबा ज़िंदगी के साथ। और इफ्तिखार साहब, मुझे पता है वो जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब्सार साहब का चूँकि बहुत उनकी सेंसिटिविटी बहुत होती है सियासतदानों के लिए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि इनको यार लोगों का भी थोड़ा सा एहसास हो। पब्लिक सर्विस जो कि सियासतदानों का अवलीन तरीका है, अपने आप को, यही मकसद है, यही पर्पस है, ये उनकी ये ऑक्यूपेशन है पब्लिक सर्विस। उससे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट लेते हैं, करते पब्लिक सर्विस है, बेनिफिट प्राइवेट होता है। तो अब आप किसकी कहानी लेके आगे चलेंगे, ये हमारी किस्मत में ये सब कुछ है, इसलिए हमारे हाथ में आन पड़ा। ठीक है इफ्तिखार साहब, जो अभी हुआ ये सेम यही चीज पीटीआई के दौर में 2020 में हुई। हुकूमतें फैसले करती हैं, शुगर मिल्स हैं, डीलर्स हैं, टैक्स हुकाम है, बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं, अब जिम्मेदारी कहाँ फिक्स की जाए? क्यों बार बार सब जिम्मेदार हैं सब। देखें, जब हुकूमत पंजाब ने 3 अरब रुपए की एक्सपोर्ट की सब्सिडी फराम की थी इन शुगर मिल वालों को, तो उस वक़्त आप लोगों को क्यों नहीं ख्याल आया था कि ये सवाल ज़ेर बहस आना चाहिए? हम भी हर वक्त अपने मकसद और अपने फहम और फरासत के मुताबिक चीज़ों को ज़ेर बहस लाते हैं। ये खेल शुरू हुई जनवरी 2019 से। 2019 में 55 रुपये चीनी की कीमत थी। आज जब हमें ख्याल आ गया कीमत चीनी की 210 और 220 रुपये के दरमियान है, तो हम भी तो जनवरी 2019 से लेकर आज तक खामोश है और हमने इसको सब्जेक्ट नहीं बनाया मीडिया के ऊपर। सर 19 के बाद 20 में ये सब्जेक्ट रहा मुस्तकिल। सीखा क्या गवर्नमेंट ने और गवर्नेंस ने क्या सीखा? सेम 22-23 में रिपीट कर रहे हैं। बात नहीं, आज क्यों आप ये बेस्ट लाइए सब्जेक्ट? शॉर्टेज ऑफ शुगर इन द मार्केट समझाना चाह रही हैं। अगर हम ये बात 22 के शुरू में कहते, उन्होंने कहना था शॉर्टेज नहीं होने वाली है। शॉर्टेज थी। हुआ क्या, मिल वालों ने 2 बहाने किए। एक स्टेज पे कहा कि जो शुगर का गन्ना है इसका रस कम है, इसलिए हम ये कीमतों का इजाफा कर रहे हैं। फिर एक स्टेज पे उन्होंने कहा कि गन्ने की उन्होंने कहा गन्ने की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं। और ये वो वक्त है कि ये कह के कि गन्ने में रस कम है, उन्होंने कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया। जो अथॉरिटीज़ हमारी हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, वो खामोश रही और वो तमाशा देखते नहीं कि एक मन गन्ने से कितना रस निकलता है और उसकी
जो चीनी कितनी बनती है किसी ने परवाह नहीं की। और फिर उसका ये है कि चीनी की बरामद की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, उसका कोई जवाब नहीं था। वहाँ पे रेट 51 रुपये से बढ़ के 63 रुपये पे हो गया। और फिर ऐसा हुआ कि अब ये रुक ही नहीं रहा। और सबसे ज़्यादा सब्सिडी उठाने वाली बात बिल्कुल शहजाद ठीक कह रहा है। अंदाज़ा है कि 51% जो चीनी है वो सिर्फ 6 ग्रुप तैयार करते हैं, 6 ग्रुप्स ओनली, 51% चीनी। और चीनी का जो ज़ख़ीरा है उस पर भी कोई काबू नहीं, यानी होर्डिंग्स के जो लॉज हैं उनकी भी कोई परवाह नहीं कर रहा। अब इन लोगों को पता है, कमिश्नर को पता है, डीसी को पता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी सबसे बड़ी जिम्मेदार है, कमिश्नर को पता है कि कौन अपना होर्डिंग करके बैठा हुआ है और किसकी गोदामों में क्या चीज़ पड़ी है, उनको कोई परवाह नहीं। देखिए एजेंट जो है उसको तो कुछ नहीं इतना मिल रहा, बराह रास्त मालकान खा रहे हैं। और उन्होंने बेहतर तरीका सोच लिया है कि स्मगलिंग करो और अल्लाह खैर सदा इसमें। और स्मगलिंग इतना आसान काम है कि माचिस की डिब्बी में सब कुछ चला जाता है। ये आपका जो तंज है, ये आपका तंज मैं महसूस करता हूँ, लेकिन आज आपको ये तंज बड़ा अच्छी तरह कहना याद आया कि माचिस की डिब्बी वाला। ये बात आपको यूरिया पे क्यों नहीं, आपको यूरिया पे क्यों नहीं याद आती? तो फिर ऐसे कहें ना, आप ऐसे कहें कि इस मुल्क के अंदर जो तमाशा हो रहा है इस तमाशे को बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्मगलिंग नहीं रोक सकते हैं तो यू हैव नो राइट। सर इदारे मौजूद है ना इन चीजों को रोकने के लिए, हम लोगों ने तो नहीं खड़े होकर रोकना। जी जी कह दीजिए सर, कह दीजिए। बलूचिस्तान से जितनी चीनी स्मगल हो रही है अफगानिस्तान की तरफ जी, उसमें कहते हैं जो बेनिफिशियरी है वो माशाल्लाह से एक सूबे के गवर्नर हैं, नाम नहीं मैं लूंगा। चलें ठीक हो गया, हाल में तकरीबन सबको। मैं ये कहना चाहता हूँ ये फैसला किसी का भी था सब्सिडी देने का, वो एमकाना और अवाम दुश्मन फैसला था। हमेशा ही रहा है मगर सीखते नहीं है ना, अलमिया तो ये है। जी अबसार साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि शहजाद साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि सियासतदानों को पब्लिक सर्विस करनी चाहिए, प्राइवेट सर्विस नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है और हाथ बांध के रिक्वेस्ट है मेरी शहजाद साहब से भी और उनके हल्का असर में भी कि इस सियासी अच्छी लीडरशिप को आगे आने दें। जब आप जमहूरी अमल में रुकावट डालते हैं तो जो एक अमल है जमहूरी अमल के जरिए सियासत की जो सफाई होनी है वो होने नहीं देते आप अवाम के वोटों के जरिए, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। मैं क्विकली आपको एग्जांपल दे दूं, 2017 में अगर नवाज शरीफ को ना निकालते तो 2018 के इलेक्शन फैसला करते कि नवाज शरीफ ने आना है या पीटीआई ने आना है। इसी तरह अगर पिछले साल कमर बाजवा और पीडीएम ये ना करते पिछले साल तो इमरान खान का भी फैसला हो जाता 2023 में। तो ये अमल को चलने दें, 5 साल पूरे दें और इख्तियार दें सियासतदानों को, जमहूरी अमल को चलने दें और उनको उनके फैसले लेने जिम्मेदार बने। लेकिन साथ ही साथ रेगुलेटर सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा नहीं कर पाते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।